कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? खाना खाते हुए वीरेन ने विदुषी से पूछा। अच्छा रहा दादा, आपको सब्जी और दूं? विदुषी ने सब्जी का चम्मच आगे बढ़ाते हुए पूछा तो वीरेन ने अपनी प्लेट के आगे हाथ लगा दिया। नहीं, मेरा हो गया है, वीरेन ने कहा और पानी पीने लगा। विदुषी ने भी सर हिलाया और चम्मच वापस रख अपना खाना खाने लगी। तुझे किसी चीज की जरूरत हो या कोई हेल्प चाहिए तो बता देना। वीरेन ने उठकर जाते हुए कहा तो विदुषी ने हाँ में सर हिला दिया और वीरेन के जाते ही एक गहरी सांस ली, जो ना जाने कब से उसने रोक के रखी थी। अच्छा विदु सुन, वीरेन ने अचानक वापस आकर कहा तो विदुषी वापस सांस थामे उसे देखने लगी। जी दादा। कल तुम्हारे बगल वाला कमरा साफ करवा देना ना, नई पेइंग गेस्ट आ रही है। कौन आ रही है? विदु ने हैरानी से पूछा। साल भर पहले राज के जाने के बाद उस कमरे में कोई रहने नहीं आया था। राज की साली आ रही, JVW से पढ़ाई कर रही है वो, वीरेन ने बताया। ठीक है, विदुषी ने कुछ सोचते हुए कहा तो वीरेन भी वापस अपने कमरे में चला गया। तुम्हारा भाई है वो, इतना क्यों डरती हो? वीरेन के जाने के बाद सूरज ने विदुषी से पूछा। मैं किसी से नहीं डरती, वो बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ, बस। क्या हुआ? वीरू कुछ चाहिए तुम्हें? सूरज ने अचानक कहा तो विदुषी के हाथ से चम्मच छूट गया। उसने मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, तो विदुषी ने राहत की सांस ली। बड़े हैं तो रिस्पेक्ट करती हूँ। जयेश ने विदुषी की नकल करते हुए कहा और फिर उसके बाल बिखेरकर अपने कमरे में चला गया। इधर लक्षित के घर में तो लाड साहब, कैसा रहा आज कॉलेज का पहला दिन? सूरज ने खाने के वक्त लक्षित से पूछा। अच्छा रहा पापा, लक्षित ने छोटा सा जवाब दिया। कुछ पढ़ाई वढ़ाई भी की या बस पूरा दिन तफरी ही मारी? सूरज ने एक और सवाल पूछ डाला। वो चमचेड़ के साथ रहते ये क्या ही पढ़ाई करता होगा। माँ तो पता नहीं कहाँ है, बाप को कोई फर्क पड़ता है नहीं बेटी से, दिन भर यहाँ पड़ी रहती है। संस्कार नाम की तो कोई चीज रही ही नहीं है। बुआ जी बीच में ही बोल पड़ी, जिससे अर्चित और लक्षित दोनों की ही गुस्से में मुट्ठियां कस गई और जिसे सूरज ने आसानी से देख लिया। विदुषी के लिए दोनों भाइयों का लगाव सूरज से छिपा नहीं था। कोई कुछ बोलता उससे पहले ही सूरज ने हाथ दिखाकर दोनों को इशारा कर चुप रहने को कह दिया। वो ऐसा है ना दीदी, लक्षित थोड़ा बहुत भी जो पास होने लायक पढ़ लेता है ना, वो विदु की वजह से ही है, वरना अब तक तो 9वीं 10वीं में ही लटके नजर आते जनाब। सूरज ने कहा तो लक्षित का मुंह बन गया और अर्चित के चेहरे पर हंसी आ गई। और एक बात दीदी, आपको पहले भी कहा है, अभी फिर कह रहा हूँ, विदु मेरी बेटी जैसी है, वो बहुत समझदार है। उसकी माँ ने जो भी किया उसमें उन बच्चों की कोई गलती नहीं है। रही बात शर्मा की, तो अगर वो बेटी पर नजर रखने दिन भर घर पर रहेगा तो बच्चों को खिलाएगा क्या? उसने अकेले अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। वो बच्ची हमारे घर अगर दिन भर भी रहती है तो भी हमारी नजरों के सामने रहती है। अगली बार उसके खिलाफ कोई गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूरज ने शांत रहते हुए भी कड़े शब्दों में केसर बुआ को समझा दिया। बस हर वक्त वकालत करता रहे उस लड़की की, देखना एक दिन तेरी ये मुंह बोली बेटी तेरा सर शर्म से नीचे ना कर दे तो मेरा नाम बदल देना। केसर बुआ ने भड़कते हुए कहा, जिस पर सूरज ने कुछ कहना चाहा, पर सरोज ने उनका हाथ पकड़कर चुप रहने का इशारा कर दिया। मम्मी, आपको कितनी बार बोला है हलवे में केसर मत डाला करो, मुझे केसर बिल्कुल नहीं पसंद है। लक्षित ने गुस्से में एक नजर केसर बुआ को देखा और फिर अपनी जगह से उठ गया। सरोज बेचारी तंग आ गई थी डेली के ड्रामा से। वहीं सूरज और अर्चित अपनी गर्दन झुकाए हंस रहे थे। रात के 2 बजे थे। लक्षित अभी भी पिंकी के साथ चैट कर रहा था। मैं आज पहली बार किसी लड़के से इतनी बात कर रही हूँ, पिंकी ने लिखा। हो, मतलब मैं ही वो लकी इंसान हूँ जिसे ये खूबसूरत मौका मिला है। लक्षित का भी फ्लर्ट चालू था। तो फ्लर्ट किया जा रहा है? ले, अब इसमें फ्लर्ट की क्या बात हुई? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ, लक्षित ने कहा। तो विदुषी तुम्हारी क्लोज फ्रेंड है? बिल्कुल, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम जब 5 साल के थे तब से साथ हैं। हमारी फैमिली भी काफी क्लोज है। मेरी मम्मी तो हम दोनों भाइयों से भी ज्यादा प्यार उससे करती हैं और पापा तो उसकी बात झट से मान लेते हैं। लक्षित ने रिप्लाई किया। ओह अच्छा, चलो फिर गुड नाइट, कल मिलते हैं, पिंकी ने लिखा। क्या हुआ ऐसे अचानक? नहीं, बस मुझे नींद आ रही है। ओके देन, गुड नाइट, लक्षित ने कहा और फिर मुस्कुराकर सोने की कोशिश करने लगा। सुबह नाश्ते के वक्त, अंकल आज लक्षित नहीं आया अभी नाश्ता करने, उसे कॉलेज नहीं जाना है क्या? विदुषी जब घर में आई तो सब नाश्ता कर रहे थे।
सिवाय लक्षित के। विदुषी को देखकर कुछ के चेहरों पर मुस्कान आ गई तो कुछ लोगों के मुंह बन गए। गुड मॉर्निंग बुआ, विदुषी ने पीछे से बुआ को कसते हुए कहा। हट परे, सुबह दिमाग खराब मत कर हमारा। बुआ ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा। कोई बात नहीं, विदुषी ने कंधे उचकाकर कहा और इस बार दादी के गले लग गई। दादी गुड मॉर्निंग। देख लल्ला, हम कुछ नहीं बोले इसे, यही हमार गले पड़ रही है और अब काहे नहीं बोल रही भूत आंटी। हम सबो समझते हैं लल्ला के सामने कैसन शरीफ बन जाए है ये, दादी ने मुंह बनाते हुए कहा। विदु, सूरज ने हल्की नाराजगी में उसे पुकारा। ओके ओके, आई एम सॉरी दादी। विदुषी ने एक बार फिर दादी को गले लगा लिया। आखिर वो भी विदु थी, ऐसे कैसे सुधर जाती। विदु, जाकर देख तो लक्षित जगा की नहीं। मैं उसे सुबह से 3 बार जगाई, पर जनाब जागे तब ना। सूरज ने दादी को विदु से बचाने के लिए कहा। मैं जाकर देखती हूँ, विदुषी ने उसके कमरे की तरफ देखते हुए कहा और फिर उसके कमरे में चल पड़ी। केसर बुआ ने कुछ कहना चाहा तो सूरज ने दीदी प्लीज अभी कुछ नहीं बोलकर उन्हें चुप करवा दिया। विदुषी जब कमरे में पहुंची तो लक्षित मजे से सो रहा था। ओए कुंभकर्ण के वंशज, उठ जा मेरे बाप, कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। विदुषी ने लक्षित का हाथ खींचकर अपनी जगह पर से उठाते हुए कहा। क्या कर रही है विदु, सोने देना। लक्षित ने वापस अपनी जगह पर लेटते हुए कहा। अब सोने के बच्चे उठ जा, रात भर पहाड़ तोड़े थे या जमीन खोदी थी, उठ चल। विदुषी ने हाथ पकड़कर उसे फिर से उठा दिया। नहीं उठना, कहते हुए लक्षित वापस सो गया। ओए लक्षित, अगर नहीं उठा तो पिंकी से कैसे मिलेगा? विदुषी ने उसके कान के नजदीक आकर कहा तो लक्षित झट से उठकर बैठ गया। कितना वक्त है मेरे पास? लक्षित ने हड़बड़ाकर पूछा। आई एम सॉरी, अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। आपके जो भी जरूरी काम है वो जल्दी खत्म कर लीजिए, विदुषी ने किसी डॉक्टर के जैसे अफसोस भरे शब्दों से कहा। अबे तेरी तो, कॉलेज जाने के लिए कितना टाइम है मैंने पूछा? 10 से 12 मिनट मैक्स टू मैक्स, विदुषी ने सामने लगी घड़ी देखते हुए कहा। ठीक है, तू मेरे कपड़े निकाल, मैं अब भी आया। बोलते हुए लक्षित तेजी से बाथरूम में चला गया। विदुषी ने लक्षित की अलमारी खोली और उसमें से एक व्हाइट टी शर्ट और बेज पैंट निकालकर बेड पर रख दी और बाहर चली गई। लक्षित भी जल्दी से बाहर आकर रेडी हुआ और एक पराठे का रोल बनाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। दूसरी तरफ, आज बाइक मैं चलाऊंगी, कल तूने चलाई थी, विदुषी ने बाइक पर सीधा बैठकर हेलमेट लगाते हुए कहा। यार पिंकी देखेगी तो क्या इम्प्रेशन जाएगा मेरा? लक्षित ने मायूस होते हुए कहा। चल चल, अब ये मनहूस शक्ल मत बना, विदुषी ने कहा और पीछे सरक गई तो लक्षित मुस्कुराकर बाइक पर बैठ गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आने के वक्त मैं चलाऊंगी, याद रखना। अरे हाँ मेरी जान, तू चला लेना, मैं तो कहता हूँ रोज आते वक्त तू ही चला लेना। लक्षित ने पीछे मुड़कर विदुषी के गाल खींचते हुए कहा। विदुषी ने एक गहरी सांस ली और एक मुक्का घुमाकर उसकी कमर पर मार दिया। जब तुझे पता है मुझे मेरे गाल पर कोई हाथ लगाए पसंद नहीं है तो फिर क्यों करता है ऐसे काम? मार खाए बिना बुद्धि नहीं आएगी ना तुझे? यार इतना हाथ पांव चलाना जरूरी है क्या? अब तेरे कर्म ही ऐसे हैं, मैं क्या करूं? और अब बाइक चलाएगा या तुझे यही धक्का दे दूं? विदुषी ने गुस्से में कहा तो लक्षित ने भी कुछ कुछ बड़बड़ाते हुए बाइक स्टार्ट कर दिया। दोनों कॉलेज पहुंचे ही थे कि पिंकी भी पार्किंग में नजर आ गई। पिंकी हाय, लक्षित ने पिंकी को आवाज दी तो वो पीछे पलटी। हे हाय, पिंकी ने पीछे मुड़कर कहा तो उसकी नजर साथ में आती विदुषी पर भी चली गई। ब्लू जीन्स, येलो कॉलर टी शर्ट पहने ये सिंपल सी लड़की खूबसूरत और स्टाइलिश पिंकी के सामने कहीं नहीं ठहरती थी। पिंकी को एक बार खुद पर घमंड हुआ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था विदुषी में, उसे फिर भी न जाने क्यों इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। लेकिन फिर भी पता नहीं क्या था विदुषी से उसे फिर भी न जाने क्यों इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी। हाय पिंकी, विदुषी ने भी आगे बढ़कर कहा। हाय, पिंकी ने झूठी मुस्कान देते हुए कहा। तुम दोनों आगे बढ़ो, मैं आती हूँ, विदुषी ने सामने की तरफ कुछ देखते हुए कहा। कहाँ चली तुम? लक्षित ने उसे जाते हुए टोका। बस आती हूँ ना, तुम पिंकी के साथ चलो क्लास में, विदुषी ने कहा और तेजी से कहीं चली गई। ये इसको क्या हो गया है, कहाँ गई ये? लक्षित ने कहा। होगा ना कुछ काम लाइब्रेरी में, शायद हम चलते हैं ना क्लास में, पिंकी ने कहा और लक्षित का हाथ पकड़कर उसे क्लास की तरफ ले गई। विदु कितना लाइब्रेरी की तरफ जा सकती थी लक्षित अच्छे से समझता था। वो विदु के जाने के रास्ते की तरफ देखता रहा और फिर सर हिलाकर पिंकी के साथ चल दिया। वहीं उधर अर्चित नित्या को मना रहा था। नित्या तुम नाराज हो मुझसे? अर्चित ने नित्या से पूछा, जो कि कॉरिडोर में एक पिलर के सहारे मुंह फुलाए खड़ी थी। नहीं,
मैं होती कौन हूँ तुमसे नाराज होने वाली? मेरे पास कौन सा हक है तुमसे नाराज होने का? नित्या ने ताना मारते हुए कहा। यार ऐसे क्यों बोल रही हो? हम दोस्त हैं पिछले 4 साल से। तुम्हारा हक क्यों नहीं है? बिल्कुल हक है तुम्हें नाराज होने का। दोस्त दोस्त दोस्त, तंग आ गई हूँ मैं ये सुन सुनकर। फिर गॉड से कभी तो चीजों को समझो, कभी तो बातों की गहराई समझो। नित्या बुरी तरह गुस्सा हो चुकी थी। उसे लगता था कि या तो अर्चित अब समझते हुए भी ना समझ बन रहा है या फिर वो नित्या को लेकर सीरियस ही नहीं है। नित्या का ये ग्रेजुएशन का आखिरी साल था। उसकी कम्युनिटी से अभी से उसके लिए रिश्ते आने लगे थे। कल भी एक लड़के का रिश्ता उसके लिए आया। लड़का इसी शहर से था और अच्छी जॉब पर था। उन्हें नित्या के आगे पढ़ने पर भी कोई आपत्ति नहीं थी। हर तरह से परफेक्ट रिश्ते को नित्या क्या बोलकर ना करे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो ये भी नहीं बोल सकती थी कि वो किसी और को पसंद करती है, क्योंकि अर्चित ने अभी तक उसे हरी झंडी नहीं दिखाई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है नित्या, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम मुझे क्लियर समझाओगी तभी तो मैं समझूंगा। बेचारा अर्चित भी अब नित्या की आधी अधूरी बातों से तंग आ चुका था। कुछ मत समझो तुम, मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुमसे उम्मीदें लगाई थी, नित्या ने गुस्से में कहा और आगे चली गई। अरे यार ये लड़कियाँ क्या बात कर जाती है, कुछ समझ नहीं आता। अर्चित ने अपने आप से कहा। मुझे भी कुछ समझ नहीं आता, ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों होती है? पीछे से विदुषी ने आकर अर्चित के कंधे पर कोहनी टिकाते हुए कहा। तू कब आई? विदुषी को देखकर अर्चित ने चौंकते हुए पूछा। बस अभी जब नित्या मैम आपको डांट रही थी तब। और तू इस तरफ क्या कर रही है? डोंट टेल मी कि तू मेरे हाल चाल लेने आई है। अर्चित ने चिढ़कर कहा। अरे बिल्कुल, मैं तो आप दोनों से ही मिलने आई थी, विदुषी ने मुस्कुराकर कहा। देख विदु, पहले ही दिमाग खराब हो रखा है और खराब करने की हिम्मत नहीं है। तू जा क्लास अटेंड कर अपनी। अर्चित ने बहुत ही शांति से कहा। भैया, कभी कभी चीजें उतनी मुश्किल भी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश करो, शुरू से शुरुआत करो। क्या पता आपको पता चल जाए कि प्रॉब्लम क्या है, विदुषी ने अपना ज्ञान देते कहा। अर्चित विदुषी की बात सुनकर उसे गौर से देखने लगा। क्या? अब ऐसे क्यों देख रहे हो? विदुषी ने अर्चित को ऐसे देखते देख पूछा। नहीं, वो मैं सोच रहा हूँ इतनी समझदारी की बातें कहाँ से करनी सीख ली है तूने? तू और समझदारी की बातें दूर दूर तक ही कोई नाता नहीं। आप इनडायरेक्टली मेरी बुराई कर रहे हैं, विदुषी ने हल्की नाराजगी दिखाते कहा। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो डायरेक्टली तेरी बुराई कर रहा हूँ। अर्चित ने हंसते हुए कहा और फिर विदुषी के सर पर टपली मारकर वहाँ से निकल गया। इधर क्लास में खुशी अब तक क्यों नहीं आई? लक्षित की नजर बार बार गेट की तरफ जा रही थी। आ जाएगी वो, बच्ची तो है नहीं, तुम इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो? लक्षित को परेशान देखकर पिंकी ने कहा। और वो रह कहाँ गई? लक्षित अब परेशान हो गया था और उसको विदुषी के लिए परेशान देखकर पिंकी अलग परेशान हो रही थी। लो आ गई। लक्षित ने अब जाकर राहत की सांस ली जब उसे विदुषी सामने से आती हुई दिखाई दी। कहाँ रह गई थी? विदुषी के आते ही लक्षित ने पूछा। अरे ऐसे जरा अर्चित भैया के हाल चाल लेने गई थी, विदुषी ने अपना बैग रखते हुए कहा और फिर लक्षित के बिल्कुल आगे वाली सीट पर बैठ गई। ये और इसके भैया का प्यार, लक्षित ने मन में कहा और फिर बिना कुछ बोले पानी की बोतल विदुषी की तरफ बढ़ा दी। विदुषी ने भी चुपचाप बोतल ली और पानी पीकर बोतल पीछे लक्षित को दे दी। ये पहली बार नहीं था कि लक्षित और विदुषी अलग अलग बैठे थे। इससे पहले भी जब लक्षित की एक गर्लफ्रेंड रही थी तब वो उसके पास बैठा करता था। दोनों ही इस चीज को समझते थे कि जब भी कोई एक रिलेशन में आएगा दूसरे को थोड़ी दूरी बनानी होगी। खैर अब विदुषी लक्षित के सामने थी तो उसे कोई फिक्र नहीं थी। अब वो अपना पूरा ध्यान पिंकी पर लगा सकता था। पिंकी का ख्याल आते ही लक्षित ने अपनी नजरें पिंकी की तरफ घुमाई तो पिंकी भी उदास नजरों से उसे ही देख रही थी। शायद जितनी अटेंशन उसे मिलनी चाहिए थी उतनी मिल नहीं रही थी। खूबसूरत लड़कियां जब उदास होती है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लक्षित ने थोड़ी धीमी आवाज में पिंकी के पास आकर कहा। बहुत ही पुरानी लाइन है, कहाँ से पढ़कर आ रहे हो? पिंकी ने हल्के से गुस्से में कहा। है ना, मुझे भी लगा था लाइन पुरानी है। देखा अपनी सोच कितनी मिलती है, लक्षित ने खुश होते हुए कहा तो पिंकी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। आज शाम को तुम क्या कर रही हो? लक्षित ने पूछा। फिलहाल तो कोई प्लान नहीं है, पिंकी ने कहा। डिनर पर चलोगी मेरे साथ? बहुत लेट हो जाएगा वापस आने में, मैं इतनी लेट तक बाहर नहीं रह सकती, पिंकी ने अपनी मजबूरी बताई। तो फिर शाम 5 बजे मिले टी टाइम पर, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। लक्षित ने कुछ सोचते हुए कहा। ये ठीक रहेगा।
पिंकी कुछ और भी बोलने वाली थी कि पीछे बैठी एक लड़की सौम्या ने प्रोफेसर के क्लास में आ जाने की तरफ उन दोनों का ध्यान खींचा तो वो दोनों चुप करके बैठ गए। इधर एयरपोर्ट में वीरेन एयरपोर्ट पर पिछले 1 घंटे से खड़ा था। उसने अपना फोन एक बार फिर उसी नंबर पर डायल किया जिस पर पहले भी कई बार कर चुका था, पर हर बार नंबर स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब वो भी परेशान हो चुका था। एक तो ऑफिस से अर्जेंट काम का बोलकर 2-3 घंटे का टाइम लेकर आया था, उस पर भी 1 घंटा यहाँ इंतजार करने में खत्म हो गया था। लगभग 15 मिनट बाद उसका फोन बजा। फोन उठाकर देखा तो उस पर जयश्री नाम फ्लैश हो रहा था। अरे कहाँ हो आप? मैं बाहर आ गई हूँ। जयश्री ने फोन उठाते ही कहा। आप एग्जिट गेट के सामने कॉफी शॉप पर आ जाइए, मैं वहीं हूँ। वीरेन ने हल्के गुस्से में कहा और फोन काट दिया। हाउ रूड! जयश्री ने भी फोन देखकर कहा।